46 और उससे आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल गिवन है। मास गिवन है, कितना गिवन है दोस्तों? 10⁻⁻10 ग्राम है। तो 10⁻⁻10 ग्राम है ये। अब ये ग्राम दिया है तो इसे 10⁻13 kg कर लो आप, क्योंकि आपको हर चीज़ SI में चाहिए होता है। रेडियस जो है, जो रेडियस गिवन है वो रेडियस गिवन है आपकी 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये आपको रेडियस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो वेलोसिटी गिवन है दोस्तों 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप क्या करो 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड में कर लो, क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको SI चाहिए। और इसके बाद क्या गिवन है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी कितनी है? वो है 0.001, 0.0001 और परसेंट गिवन है, परसेंट गिवन है। तो चलिए दोस्तों, अब आप यहां से डेल्टा V की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड का कितना? इसका 0.0001/100 में है। तो इस तरीके से डेल्टा V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपके पास मास गिवन है, डेल्टा V गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी। तो अब आपको पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो आप क्या करिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाइए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो। और अगर जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे, क्या है ये? डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4π। ये जो m इंटू वी होता है, यही चेंज इन मोमेंटम होता है। आपको ये चीज निकालनी है। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। तो आपको यही तो निकालनी है। आपको निकालनी है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है? आपको डेल्टा x निकालना है। ये आ जाएगा h/4π इंटू m इंटू डेल्टा v, ये आएगा। h की वैल्यू को आप रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सारी यूनिट सेट हैं भैया। h क्या होता है? h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है ये। तो अब देखो, कहीं कोई परेशानी नहीं है क्या? 4πm इंटू डेल्टा V था, 4π की वैल्यू 3.14 अप्लाई कर दो। और क्या था? m की वैल्यू ये रही, m की वैल्यू 10⁻⁻13 हो गया। डेल्टा V की वैल्यू आप यहां से उठा करके और यहां पर पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी कि अगर आप वैसे देख ले तो 1 2 3 4 और 3 4 और ये 2 यहां से आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए डेल्टा V की, और डेल्टा V की वैल्यू जैसे पुट करेंगे आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी। यानी जो ये रेडियस है ये फिलहाल यहां पर यूजलेस है। इस क्वेश्चन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो आप देखिए, कभी कभी कुछ डेटा ऐसे गिवन होते हैं
जिनका कोई यूज नहीं होता है, इस चीज को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख करके चलेंगे। अब आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए कि 47 आगे क्या कहेगा, उसको भी जानने की कोशिश करिए कि 47 क्या कहता है, उसे भी जानने की आप कोशिश करिए। 47 में क्या है आखिर ऐसा मामला। 47 को देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी v ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गिवन है। ये कितनी गिवन है, ये गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये अनसर्टेनिटी कितनी है, आप देखो ये वेलोसिटी है और अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा v की वैल्यू कितनी गिवन है, डेल्टा v की वैल्यू गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही डेल्टा v की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू अपने आप यूजलेस हो जाती है, क्योंकि अगर आपको अनसर्टेनिटी दे दी, मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी दे दी है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं बचती है। तो आपको निकालना है पोजीशन की अनसर्टेनिटी, डेल्टा x निकालना है, ये निकाला। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो आप इसे भी देख लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो m यानी कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg आता है। फॉर्मूला वही है, डेल्टा x इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा v, ये फॉर्मूला आता है। h की वैल्यू आप रखिए, क्या आएगी 6.6 इंटू 10⁻34 आएगी, 4 पाई इसकी वैल्यू 3.14 एज यूजुअल, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg और डेल्टा v की वैल्यू ये रही 1 मीटर पर सेकेंड। यहां से पोजीशन की अनसर्टेनिटी आएगी। अब एक किसमें कह रखा है, माइक्रोमीटर में निकालना है, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। यहां से जो निकालेंगे वो SI यूनिट आएगी, यानी मीटर आएगी, उसको आप इस तरीके से चेंज कर लीजिए, माइक्रोमीटर का सिस्टम है। 47 के बाद हम 48 देखते हैं कि 48 क्या कहना चाह रहा है। 48 पर चलते हैं, 48 क्या कहने की कोशिश करता है उसको भी देखते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखो कि 48 क्या कहता है, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सेकेंड बोर ऑर्बिट, भैया देखो इसमें कुछ नहीं है, En इज इक्वल टू -13.6 Z² ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पर आप कांस्टेंट लगा लो, ये Z² हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सेकंड के लिए वो वैल्यू दे रहा है, सेकंड के लिए वैल्यू दे रहा है। सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है भाई, सेकंड के लिए वैल्यू है माइनस क्या 3.41, यहां पर कांस्टेंट k इंटू आ जाएगा Z², हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट इसका मतलब 2 की पावर 2 आ जाएगा। फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू 1 होती है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट, इस सेकेंड बोर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 2 रख दो, तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। k की वैल्यू यहां से जो आ रही है वो -3.41 और इंटू यहां से 4 आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट डेटा गिवन था, ये फर्स्ट डेटा था,
इस फर्स्ट डेटा से आपने कोई काम नहीं किया है, एक के निकाल लिया है। ट्रिक मैंने पहले बता रखी है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको के कंसीडर करके, कांस्टेंट कंसीडर करके किया जाता है। जो सेकंड बात है, जो सेकंड डेटा है, वो क्या कहता है भाई? वो कहता है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड बोर ऑर्बिट यानी इसमें भी सेकंड बोर ऑर्बिट है। सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सेकंड बोर ऑर्बिट की वही मीनिंग n = 2 है, लेकिन यहां पर पार्टिकल चेंज कर दिया है, He+ कर दिया है। और He+ के लिए Z का तरीका मैंने बताया था कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है। अब आपको यहां पर एनर्जी निकालनी है, तो En = k × Z² लगा दो। E2 की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए निकालनी है भाई? E2 की वैल्यू हीलियम के लिए निकालनी है, हीलियम के लिए निकालनी है। K की वैल्यू वही रहेगी -3.41 × Z की वैल्यू चेंज हो गई है दोस्तों, कितनी हो गई है? 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3.41 और यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं एक बार फिर चेक करने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन के लिए 3.41 गिवन है, हाइड्रोजन के लिए 3.41 गिवन है, तो हाइड्रोजन के लिए 3.41 गिवन है। किसके लिए है भाई? ये सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब n = 2 है, एक्साइटेड स्टेट तो है नहीं, और इसके लिए ये होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू यहाँ 4 आई है, 4 आई है, 4। यहाँ पर छोटी सी मैंने मिस्टेक क्या करी है, इस k की वैल्यू को, k की वैल्यू को 4 जो है वो मेरे से छूट गया है, यहाँ पर 4 जो है छूट गया है। z की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 2 की पावर 2 रखेंगे, और 2 की पावर 2 जब रखेंगे और n की वैल्यू भी 2 है तो 2 की पावर 2 रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और ये -3.41 × 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा। 48 के बाद 49 पर चलिए। 49 क्या कहता है? 49 को समझने की कोशिश करिए कि 49 क्या कहता है। चलिए 49 देखते हैं। तो 49 क्या कहता है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कंसिस्टेंट विद बोर थ्योरी। तो हमें बोर थ्योरी की कंसिस्टेंसी निकालनी है, बोर थ्योरी की कंसिस्टेंसी निकालनी है। लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट ऑफ दोज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। भैया देखो ना, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर n = 1 है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ पर आप चलो तो ये n = 2 हो जाती है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है भाई? -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो अब आगे चलो, जब आगे चलोगे तो यहाँ पर E3 आता है और इसकी एनर्जी हो जाती है -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। क्या हो रहा है? घट रही है, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यानी कि E1 की वैल्यू ज़्यादा, E1 की वैल्यू क्या होती है? ये माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। देखो ना, माइनस साइन का मतलब कम है, माइनस साइन का मतलब है कम है, तो E1 की वैल्यू कम, क्योंकि माइनस साइन है। इसको मैं लिखता भी हूं, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर E2 की वैल्यू ज्यादा, E2 की वैल्यू ज्यादा कैसे है? -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर E3 की वैल्यू उससे भी ज्यादा है, कितना है?
13.6 अपॉन 9 है। ये माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन होने की वजह से ये लो है, ये लो है। तो जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा, जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, उसकी एनर्जी कम होगी। जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, अरे माइनस साइन है भाई, उसकी वजह से एनर्जी कम रहेगी। तो इसका आंसर है लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट, दोज आर क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से दूर होने पर एनर्जी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस से दूर होने पर एनर्जी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस से दूर होने पर एनर्जी बढ़ती जाती है। ये सिस्टम है। अब आप चलिए 50 देखते हैं कि 50 क्या कहता है। 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी EMR। EMR का मतलब कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। घबराने की बात नहीं होती है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये होती है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो घबराने की बात नहीं है। इसका जो लैम्डा गिवन है 91 नैनोमीटर है, यानी 10⁻⁹ मीटर है। और अगर बच्चों दोस्तों इससे आप एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे तो 910 एंगस्ट्रम आएगा। क्यों भाई, क्यों? 1 नैनोमीटर अगर 10⁻⁹ मीटर होता है तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। कर लीजिएगा जरा, थोड़ा सा हिम्मत करिए, मेहनत करिए। अब देखिए, आपको निकालना है इसकी एनर्जी। अब देखिए भाई, अगर आप मेरी टेक्निक पर चलेंगे, तो अगर मेरी ट्रिक लगाएंगे, तो मास्टर ट्रिक मैंने आपको बता दी है। एनर्जी के लिए मास्टर ट्रिक बता दी है वो, या फिर मैं इसे कई बार शुक्लास ट्रिक भी कहता हूं। क्या है भाई, क्योंकि देख लीजिए इसको मैंने क्या किया है, E = 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल है। ये आप याद कर लीजिए, कभी भी धोखा नहीं देगा। तो अब आप इसको लगाइए, और लगाएंगे तो 12400 लैम्डा की वैल्यू 910 लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आंसर आपके पास होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद अब हम चलते हैं 51 पर चलते हैं कि 51 क्या कहता है, उसको भी जरा देखने की कोशिश में लग जाते हैं कि 51 क्या कहता है। एनर्जी का फॉर्मूला 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम, किस में आएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसे थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन in ground state of hydrogen is this. What will the ionization potential for electron in first excited state? दोस्तों कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और एक है दोस्तों ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और एक है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, कतई भी मत घबराओ। तो ग्राउंड स्टेट में मैंने बताया था कि n की वैल्यू 1 होती है। इस पर मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, आप लोग उसे देख लीजिए। और ये n की वैल्यू 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब रोज रोज कहना अच्छी बात नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर दे दिया है। यहां से कहां जाएगा? इन्फिनिटी पर जाएगा। यहां से कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी पर जाएगा। तभी आयनाइजेशन होगा, तभी आयनाइजेशन होगा। इन्फिनिटी पर नहीं जाएगा तो आयनाइजेशन नहीं होता है, इन्फिनिटी पर जाने पर ही आयनाइजेशन होता है। तो फॉर्मूला देखिए, डेल्टा E = 13.6 Z² 1/N1² - 1/N2²,
किसी भी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है। इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है और इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, वो इस वैल्यू को फर्स्ट के लिए ग्राउंड स्टेट वाले के लिए गिवन है, ग्राउंड स्टेट वाले के लिए ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। और जो ये है दोस्तों, ये आपको डिटरमिन करना है, ये आपको निकालना है। अब देखिए कमाल की बात है कि अब अगर ऐसा है, अच्छा शायद जो है दोनों ही हाइड्रोजन के लिए हैं, हाँ दोनों ही हाइड्रोजन के लिए हैं। जब ये भी हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, वो कोई मैटर आता नहीं है। ये भी हाइड्रोजन के लिए है, जब ये भी हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 1 आ जाती है, वो कोई मैटर आता नहीं है। इसका मतलब वो चाह क्या रहा है कि आप यहाँ से कांस्टेंट निकालें, ये वो चाह रहा है। ये मैंने बार बार आपको बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आप निकालिए। इसकी वैल्यू उसने 13.6 दी है, यहाँ पर कांस्टेंट जेड की वैल्यू तो 1 रख ही देंगे, यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर n2 वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू 13.6 आ जाएगी। ये चालाकी कई बार क्वेश्चन करता है और इसके लिए मैंने आपको बढ़िया से ट्रिक बताई है कि जब भी ऐसा हो तो इसे आप कांस्टेंट एक मान लिया करो अपनी तरफ से। इसको निकालना है तो कोई बात नहीं। अब ये तो कांस्टेंट था ना, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था और आप निकाला भी है, तो वो तो बेकार की कहानी होती है। लेकिन बच्चों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें कई बार करी जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, यानी 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। यही आंसर होगा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करिए, जरूर करिएगा, कैलकुलेशन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 क्या कहता है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द एनर्जी कंटेंट पर फोटोन, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है दोस्तों 4.2 इंटू 10⁻14। तो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, कहीं से कहीं तक परेशान मत होइए। तो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू की वैल्यू ये गिवन है। कितनी गिवन है दोस्तों? 4.2 इंटू 10⁻14 है। जूल में आ जाएगा, पर फोटोन आ जाएगा, एक ही फोटोन लिया है आपने, आंसर आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाहता है। वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में वेवलेंथ चाहता है। स्पेक्ट्रल लाइन एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। ये ट्रांजिशन कहाँ से? n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2। ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। चलिए ठीक है, वेवलेंथ निकाल रहा है तो वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और शर्त लगा रखी है मैंने कि n1 की वैल्यू हमेशा ही कम होगी n2 से। ये मैंने कंडीशन लगा रखी है आपके लिए, बहुत अच्छी सी कंडीशन लगा रखी है। ये जो r होता है ना दोस्तों, इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई? इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 109,677 होती है और यूनिट क्या होती है इसकी? सेंटीमीटर
इनवर्स होती है, ये इसकी यूनिट होती है। अब कुछ किताबों में कुछ जगहों पर 109,677 की जगह पर 109,700 ऐसा भी गिवन होता है, 109,700 भी गिवन होता है। तो आप अगर गिवन नहीं है तो यही इस्तेमाल करिए, गिवन है तो जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें, लेकिन यही बिल्कुल प्रिसाइस वैल्यू है, प्रिसाइसनेस इसकी ज़्यादा है, इसकी प्रिसाइसनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। आप रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल करिए 109,677, याद करने में भी आसान है 109,677। चलिए अब देखते हैं कि आगे कहानी क्या होगी। 109,677, 109,677, 109,677 5-6 बार कहेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा 109,677। लगाते हैं वैल्यू को तो ये 1/λ, ये क्या आएगा, आर की वैल्यू 109,677 आएगी और 1/n1। शर्त ध्यान रखिए, शर्त मैंने बताई है n1 की वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब 2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2 ऐसा होगा। मैंने शर्त पहले ही बता रखी है, शर्त को मत भूलिएगा। शर्त होती है 109,677 और ये आप देखिए 1/4 माइनस 1/3 त्रिका 9 9 हो जाएगा। तो 109 और 677 और ये 4, यहाँ 9 माइनस 4 और 9 चौक 36, ये आ जाएगा। तो ये 109,677 और यहाँ से 5/36 आएगा। और दोस्तों ये 1/λ की वैल्यू आएगी और 1/λ, और अगर आप देखेंगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि यूनिट क्या इस्तेमाल करी गई है। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी 36/5 इंटू 109,677 है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों आपको वैल्यू किस में निकालनी थी, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिए, बिना यूनिट्स के कुछ भी नहीं होता है। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूनिट्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किसमें, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो ये 53 था और इसमें नैनोमीटर में निकलवा रहा है, तो इस नैनोमीटर का चक्कर भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, बहुत सारे इसमें मेडिकल के भी होंगे। तो देखते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है, ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर और देखते हैं कि ये 54 क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 54 मैं बहुत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसानी से, स्पीड भी मॉडरेट रखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54 क्या कहता है उसे भी देखिएगा। एनर्जी इन किलो जूल निकालनी है एसोसिएटेड विद दी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 6 टू n = 2। n = 6 से कहाँ लाना है, n = 2 लाना है, ये है पूरा फंडा। देखिए मैंने n1 n2 को सेलेक्ट करने का सीधा तरीका बताया था कि n1 की वैल्यू कम होगी, n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये कंडीशन है, ये शुक्ला की शर्त है, इस कंडीशन को समझिए। n1 की वैल्यू ये 2 रखिए जो कि कम है और n2 की वैल्यू 6 रखिए जो कि ज़्यादा है। पहले तो इन वैल्यूज को रखने का तरीका सीख लीजिएगा। अब देखिए कहना क्या चाहता है, ये आपसे निकालना चाहता है एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। देखिए दो वैल्यूज तो आपके पास हैं। जेड की वैल्यू क्या होगी, हीलियम है भाई,
ये हीलियम है, हीलियम He+, और He+ के लिए तरीका मैं बता चुका हूं, हमेशा ही Z की वैल्यू, ये सबका तरीका बता चुका हूं मैं, Z की वैल्यू 2 होगी। अब वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल आती है। वैल्यूज को पुट करिए, 13.6, Z की वैल्यू 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहां पर 1/4 माइनस 1/36 हो जाएगा दोस्तों, और यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल। लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो किलोजूल पर मोल में चाहिए, और आपको मैंने इसका भी तरीका बता दिया है, पास्ट लेक्चर्स में अवेलेबल है, मैंने बताया है। इसकी मास्टर ट्रिक आप याद रखिए, पास्ट लेक्चर्स में है, इसीलिए हर लेक्चर को बहुत केयरफुल होकर देखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल को चेंज करना चाहते हैं किसमें, किलो जूल में, तो 96 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किलो जूल पर मोल ऑफ पार्टिकल आएगा। ये तरीका मैं बता चुका हूं, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 13.6 × 4, और ये 36 माइनस 4, और ये 4 × 36, ये 96 और मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। दोस्तों 54 भी हो गया, 55 पर चलते हैं। ये मोमेंटम पूछ रहा है, 55 मोमेंटम पूछ रहा है, 55 जो है वो मोमेंटम पूछ रहा है। तो कहीं से कहीं तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम पूछ रहा है, और एनर्जी दे रखी है, एनर्जी गिवन है। कितनी एनर्जी गिवन है दोस्तों, एनर्जी गिवन है 6 MeV। बिल्कुल परेशान मत हो, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिलियन के लिए 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे जूल में चेंज करना है तो 6 × 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल हो जाता है। अब आपको निकालना क्या है, ये तो फोटोन के लिए गिवन है, ये फोटोन के लिए गिवन है, आपको निकालना क्या है, निकालना है दोस्तों मोमेंटम। तो आपको आइंस्टीन की थ्योरी पता होगी, E = mc × c, यही तो मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है। जादूगरी समझो, यही तो मोमेंटम है। ये c क्या होती, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या होती है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एनर्जी तो आपको गिवन है, कितनी गिवन है दोस्तों, 6 × 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे ये वैल्यू उठाई है एनर्जी की और यहां पर पुट करी है, घबराओ मत। अब mc क्या हो गया, यही तो मोमेंटम हो गया, और c की वैल्यू अभी बताई है 3 × 10⁸। सारा सिस्टम SI में है तो मोमेंटम भी SI में आएगा। आप करिए मोमेंटम, ये SI में आएगा, SI में आएगा तो 6 × 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ SI सिस्टम में आएगा। मास इंटू स्पीड आएगा, मास के लिए केजी है, आप सब आगे जानते हैं, और यूनिट भी इसमें गिवन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 56 पर चलते हैं, 56 पर चलते हैं कि 56 क्या कह रहा है। ये जो कंपटीशन होता है बड़ा आसान काम होता है, बशर्ते तरीके से पढ़ा जाए। ये सीरियसनेस मांगता है कि हाँ आप सीरियस रहें। 56 पर चलते हैं। 56 क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शोज प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब है 1 2 3 होल नंबर ही होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, होल नंबर है।
तभी क्वांटाइज्ड है। फ्रैक्शनल नंबर क्वांटाइज्ड नहीं होता है, होल नंबर है तभी क्वांटाइज्ड है, यानी कि आपके होल नंबर्स होने चाहिए, इसीलिए क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। 57 चलते हैं कि 57 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। क्या कह रहा है ये, एनर्जी वर्सेस जेड ग्राफ खिंचवा रहा है। बहुत आसान है, ग्राफ तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6, यहां n स्क्वायर ले लो और यहां पर इसे यहां पर जेड स्क्वायर ले लो, ये आपका कांस्टेंट आ गया, ये आपका कांस्टेंट आ गया। जरा देखने की कोशिश करिए, जरा देखने की कोशिश करिए कि मामला है क्या। अरे भाई ये y इज इक्वल टू mx ही तो लगाओगे, ये x ऐसा हो गया ना, y इज इक्वल टू mx ही तो लगाओगे, ये ऐसा हो गया ना, और ये आपके पास y हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये y इज इक्वल टू mx। अच्छा जेड स्क्वायर ही है आई थिंक, हाँ जेड स्क्वायर ही है। तो अगर आप जेड की वैल्यू कुछ रखोगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, यानी e आपका यहाँ चलेगा, जेड स्क्वायर आपका यहाँ चलेगा, और इस तरीके से कोई चीज आएगी। ये पूरा मामला बन करके तैयार होगा। अरे भाई जेड की वैल्यू रखोगे ना तो ये तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जेड की वैल्यू रख देते हैं, रखने में क्या बुराई है। हमें मान लो E2 करना है, चलिए ठीक है, यहाँ पर जेड बना देते हैं और यहाँ पर E बना देते हैं। जेड की वैल्यू मान लो 1 रख देते हैं, रख दो यार, तो जेड की वैल्यू 1 रख दिया। ये के है तो ये En की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई। जेड की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ -4 के आ जाएगी। अरे इसे के ले लो ना भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 रख दो, इसकी वैल्यू 3 रख दो, तो ये 9 हो गया, तो ये -9 किया जाएगा। तो हमेशा जो एनर्जी है अब वो माइनस में जा रही है, तो एनर्जी माइनस में चली गई, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो। ये 57 हो गया। 58 पर चलते हैं कि 58 क्या कहता है, उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। 58 क्या कहता है उसको भी जरा अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। 58 में बच्चों जरा समझो, 58 क्या कहता है, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड आर रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रॉन के बारे में है, इलेक्ट्रॉन के बारे में है, इलेक्ट्रॉन के बारे में है, इलेक्ट्रॉन के बारे में है। देखो भाई यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन है, वो जड़ है, ये प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E मान लिया, तो इस पर जो एक पर चार्ज E, तो जेड पर चार्ज जो है वो जेड इंटू E हो जाएगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r कह रहा है। फिजिक्स का लॉ लगाओ, फिजिक्स का लॉ क्या कहता है, फिजिक्स ये लॉ कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में कहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और इसकी उल्टी डायरेक्शन में यानी इस कहीं डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा mv²/r, और ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? कूलम्ब्स लॉ वाला। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ वाला। तो कूलम्ब्स लॉ वाला, तो ये क्या होगा? ये होगा मेरे दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों बन करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है ये, ZE स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था? MV स्क्वायर अपॉन ये MV, ये R स्क्वायर है, मैंने पहले ही काट दिया, पहले नहीं काटना चाहिए था, ये हो गया। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, R से R कैंसिल कर दीजिए और वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन M का अंडर रूट, ये वेलोसिटी आएगा। या जो भी कुछ निकलवाना चाह रहा हो निकाल लीजिए, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी आ जाता है। हाइड्रोजन है, फॉर हाइड्रोजन, अगर आप फॉर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 ले लेंगे, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 58 के बाद 59 पर चलते हैं कि 59 क्या कहता है। 59 पर चलेंगे। 59 क्या कहेगा, उसको भी गौर करने की कोशिश करेंगे कि 59 क्या कहता है। 59 के बारे में भी गौर करने की कोशिश करेंगे। 59 क्या कहता है। 59 क्या कहता है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट टिफंड, तो पास्चन सीरीज ले रहा है। पास्चन सीरीज में 1/λ इज इक्वल टू R, और हाइड्रोजन के लिए है तो फिर Z लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लिथियम के लिए है भाई, वो तो लिथियम के लिए है, तो लिथियम के लिए है तो Z स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1/N1 स्क्वायर और -1/N2 स्क्वायर। देखो भाई, लिथियम के लिए Li+2 के लिए मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि Z की वैल्यू 3 होती है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप देखो, एक शर्त बता रखी है कि N1 की वैल्यू कम होगी, N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 की वैल्यू 3 ले लीजिए और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी ले लीजिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। आप वैल्यू पुट करिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। मैक्सिमम वेवलेंथ, ये पास्चन था, ये लेमन सीरीज है, तो लेमन सीरीज में चलते हैं। ये आपके पास लेमन सीरीज है, तो लेमन सीरीज में चलते हैं। ये क्या कहता है, और इसके लिए हीलियम के लिए He+ के लिए है, तो He+ के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। पहली बात तो ये है 1/λ, यहाँ पर R, यहाँ पर Z स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। अब जरा देखो, Z की वैल्यू पता चल गई, सारी वैल्यूज पता है। यहाँ पर ये मैक्सिमम पूछ रहा है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट था, और यहाँ पर ये मैक्सिमम पूछ रहा है। तो आप देखो, जो पास्चन होता है उसके लिए N1 की वैल्यू तो फिक्स होती ही है, 3 होती है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट टिफंड। अब यहाँ पर N1 की वैल्यू आप 1 लेंगे, N2 वैल्यू आप 2 लेंगे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट टिफंड को एक बार आप देख लीजिए। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट